So, hey guys, this is by Ellipse Online Learning Platform, and today we are going to study about Class 9 History Chapter 1 Part 2 Outbreak of the Revolution. So, let's begin. Why Ellipse is one stop solution for Class 10th students? First, it gives you interactive videos. Second, all the things you just see on screen is a note point, so you can write it as a notes. Third, you get the in depth concept in mean duration videos. Now let's come back to the topic with point number 1. An assembly of the East State General was called to pass the proposal to increase the taxes. तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि लुई 16 के पास पैसे नहीं बचे थे, मतलब ख़जाना नहीं था, तो उन्हें वो ख़जाना पूरा करना था. अब क्योंकि उस टाइम की फ्रेंच सोसाइटी में सिर्फ थर्ड ई स्टेट वाले टैक्स देते थे, इसलिए उन्हें टैक्स बढ़ाना था, ताकि क्योंकि अगर एक ही ई स्टेट टैक्स देगा तो ऑब्वियसली टैक्स ज़्यादा होंगे, जिससे कि जो कंट्री की फुलफ़िल नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो सकें. और यहाँ उनकी नीड थी ख़जाना पूरा करना, तो जितने ज़्यादा टैक्स होता उतना ज़्यादा उनका ख़जाना बढ़ता, इसलिए उन्होंने ये असेंबली बुलाई थी कि टैक्सेस को बढ़ाया जा सके. ओके, पॉइंट नंबर 2. द फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट हैव 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, वाइल द थर्ड ई स्टेट हैव 600 रिप्रेजेंटेटिव्स. फर्स्ट ई स्टेट में वो लोग आते थे जो चर्च से रिलेटेड हों, चर्च से जुड़े हुए हों, उनमें जॉब करते हों. ओके, सेकेंड ई स्टेट में वो लोग आते थे जो रॉयल फैमिली हों या रॉयल फैमिली से रिलेटेड हों. और थर्ड ई स्टेट में वो सभी लोग आते थे जो इन सब से रिलेटेड नहीं हैं. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो थर्ड ई स्टेट है उनकी संख्या ज़्यादा होगी. तो क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी, इसलिए फर्स्ट और सेकेंड ई स्टेट के 300 लोग आते थे, लेकिन वहीं थर्ड ई स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव जाते थे जब भी ई स्टेट जनरल की मीटिंग्स बुलाई जाती थी. ओके, पॉइंट नंबर 3. द थर्ड ई स्टेट हैव प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स ओनली, वाइल पीसेंट्स एंड वुमेन्स वेरंट अलाउड इन द असेंबली. तो देखो, जो थर्ड ई स्टेट के 600 लोग जाते थे उसमें खाली पढ़े लिखे लोग जाते थे, वुमेन्स और किसान वहाँ अलाउड नहीं थे. ओके, यहाँ तक तो ठीक है. चलो, जो रेवोल्यूशन की पहले फेज़ है वो चौथे पॉइंट से शुरू होता है. तो देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है. थर्ड ई स्टेट वे डिमांड फॉर इंक्रीजिंग इन वोट वैल्यू फॉर 1 to 2 बिकॉज दे हैव डबल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव देन अदर. तो जैसा कि आप लोग जानते हो यार कि फर्स्ट ई स्टेट और सेकेंड ई स्टेट के 300 लोग जाते थे, लेकिन थर्ड ई स्टेट के 600 लोग जाते थे. तो क्योंकि उनके जो नंबर्स थे वो डबल थे बाकी ई स्टेट के मुकाबले, इसलिए वो अपने वोट वैल्यू भी डबल चाहते थे. तो जैसे 300 लोग मिल के एक फ़ैसला करते थे और उसे एक वोट की तरह गिना जाता था. फर्स्ट ई स्टेट वाले, सेकंड ई स्टेट वाले में भी 300 लोग मिलके एक फ़ैसला करते थे और उसे एक वोट की तरह गिना जाता था. लेकिन थर्ड ई स्टेट में 600 लोग मिलके एक फ़ैसला करते थे और उसे एक वोट की तरह गिना जाता था. और यही उन्हें बदलना था. वो चाहते थे कि जो 600 लोग जो फ़ैसला करें उन्हें 2 वोट की तरह गिना जाए, और फर्स्ट और सेकेंड ई स्टेट के लोगों को मिला दिया जाए, तब थर्ड ई स्टेट के लोगों की संख्या होती. ठीक है, और इसे डिनाइड कर दिया गया, इसे मना कर दिया गया. ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या हुआ. सो यार यहाँ देखो, थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना. मैंने अभी नोटिस करा कि जो 5th पॉइंट है वो 4th पॉइंट से एकदम मैच करता है. मैच क्या करता है, वही है, गलती से मिस प्रिंट हो गया है और वही सेम प्रिंट हो चुका है. ठीक है, तो 5th पॉइंट को इग्नोर करते हैं और छठे पॉइंट पे आते हैं. इसको आप 5th पॉइंट लिख लेना. ठीक है, सो आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ अ प्रपोजल मेंबर्स ऑफ द थर्ड ई स्टेट वॉक आउट ऑफ असेंबली इन प्रोटेस्ट. अब देखो, जब उन्होंने ये बोला कि यार 600 लोग हैं हम, तो 2 वोट वैल्यू करो, तो उसे डिनाइड कर दिया गया. और जैसे ही वो डिनाइड हुआ, वो सारे 600 लोग जो रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे वो असेंबली से बाहर आ गए विरोध कर दिखाने के लिए. वो चाहते थे कि ऐसा हो और ऐसा नहीं हुआ, तो उसके विरोध में वो लोग उसी टाइम असेंबली से बाहर आ गए. और यहाँ से रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज शुरू होता है. नाउ 7th, दैट इज़ कॉल्ड 6, क्योंकि 5th और 4th 3rd एक ही पॉइंट थे इसलिए. ओके, सेवर विंटर डिस्ट्रॉय द फूड क्रॉप्स विच रिजल्टेड इन इंक्रीज इन प्राइसेस. तो देखो, अब क्या होता है, फ्रांस में उस टाइम सर्दी हो रही होती है और बहुत ज़्यादा सर्दी होने के कारण बहुत सारे ऑलमोस्ट कर सकते हो आप, ऑलमोस्ट फूड क्रॉप्स बर्बाद हो गए थे. अब क्योंकि सप्लाई कम थी फूड क्रॉप्स की और डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए फूड क्रॉप्स के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आया. ठीक है, क्योंकि अब किसानों के पास फूड क्रॉप्स कम थे, लेकिन उनके डिमांड तो तभी उतने ही न थे, इसलिए उन्होंने प्राइस को बढ़ा दिया अपने डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए. और जिससे बाकी फ्रेंच पीपल्स जो क्रॉप्स खरीदते थे, जो बायर थे, उन्हें दिक्कत हो रही थी. ठीक है, नाउ 8 पॉइंट. इन द कंट्री साइड
रूमर्स वेयर स्प्रेड दैट लॉर्ड ऑफ द मैनर्स वेयर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। अब देखो, क्रॉप के प्राइजेज में इंक्रीमेंट हुआ तो फिर रूमर्स क्या फैला, लोगों ने रूमर क्या फैलाना चालू किया कि जो जो रूलर के लोग हैं वो बाकी के बचे क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं, क्योंकि जो पीजेंट्स हैं उन्होंने क्रॉप प्राइसेस बढ़ा दी है। ओके, 9th पॉइंट। अब इसी में आगे चलते हैं। तो ड्यू टू फियर पीसेंट्स अटैक्स द कैसल ऑफ नोबल्स, लूटेड होर्डिंग ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूज। तो देखो हुआ क्या, अब क्योंकि ये रूमर्स फैल गया कि जो सोल्जर्स हैं, जो रूलर के मैनर्स हैं, वो बाकी के बचे क्रॉप्स को बर्बाद करने आ रहे हैं। इसी के डर में पीसेंट्स ने ये सोचा कि अगर बाकी के क्रॉप्स बर्बाद हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, इसलिए इसी के डर में उन्होंने कैसल, जहाँ राजा रहते थे, वहाँ हमला कर दिया और वहाँ के जो बचे अनाज थे, वहाँ के जो भी अनाज थे वो लूट लिए और साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी जला दिए जहाँ उन्हें मैनोरियल ड्यूज़ देने थे। अब मैनोरियल ड्यूज़ मतलब क्या, जैसा कि मैंने बताया कि फ्यूडल सिस्टम था, तो फ्यूडल सिस्टम में क्योंकि आप जानते हो फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, उसमें जो लैंड लॉर्ड्स होते थे वो जिनके पास लैंड्स नहीं होते थे उनको लैंड देते थे और उसके बदले टैक्सेस लेते थे या सर्विसेज लेते थे। तो वही उस जो रिकॉर्ड्स थे उसमें वही लिखा होता, डॉक्यूमेंट्स थे जो भी, उसमें वही लिखा होता था किससे कितना टैक्स लेना है, और वही डॉक्यूमेंट्स जला दिए गए, इसलिए कोई भी ऐसा कुछ बचा नहीं डॉक्यूमेंट्स जिससे पता चल सके किससे कितना लेना है। ठीक है, ओके गाइस, एक और थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, आप इसे भी इग्नोर करना प्लीज़। जो 8 पॉइंट है वो 10th पॉइंट दोनों मैच कर चुके हैं, मिसलीड हो चुका है, सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, सॉरी। तो ये देखो 8 ही पॉइंट थे टोटल, 10 पॉइंट यहाँ लिख दिए गए हैं क्योंकि दो सेम पॉइंट हैं, जैसे 3 और 5 सेम पॉइंट हैं, 8 और 10 सेम पॉइंट है। ओके, तो यार जो 8 पॉइंट है, आप इन दोनों को अगर इग्नोर करो तो जो 8 पॉइंट है उसकी वजह से इसका आउटकम्स क्या निकला, जो भी डिसीजंस लिए गए, जैसे कि प्रोटेस्ट में असेंबली से बाहर आ जाना और क्रॉप्स के प्राइसेस इंक्रीज़ कर देना, फिर प्रोटेस्ट में ही मतलब फियर में या प्रोटेस्ट में या फिर विद्रोह में राजघराने का अन्न लूट लेना, फिर डॉक्यूमेंट्स मैनोरियल ड्यूज़ के डॉक्यूमेंट्स जला देना, इन सब से रेवोल्यूशन का पता चल गया। लुइस 16 को ये पता चल गया कि अगर अब गलत डिसीजंस लेंगे, उनके हक़ में डिसीजंस नहीं लेंगे तो ये ज़रूर विद्रोह कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आउटकम्स निकला, इसके बाद क्या हुआ वो बताएंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशंस आउटकम्स। ओके, तो पहला आउटकम था इसका कि लुइस 16 ने अपनी पावर्स को डाइल्यूट कर दिया विथ नेशनल असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन भी एक्सेप्ट कर लिया, जस्ट बी लाइक डेमोक्रेसी। ठीक है, दूसरा आउटकम्स क्या था कि क्लर्जी के जो मेंबर्स थे उन्हें अपनी बर्थ प्रिविलेजेस खोनी पड़ी। नोबैलिटी अभी नहीं खोया, क्लर्जी खोया। ठीक है, जो चर्च में काम करते थे, ठीक है, या चर्च से रिलेटेड थे। तीसरा, फ्यूडल सिस्टम में जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लिए जा रहे थे या ऑब्लिगेशंस थे, उन सब, तो ये सारे आउटकम्स थे। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एज अ स्टोरी, बिकॉज मैंने बताया कि हर पॉइंट कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और हमने इसे नोट पॉइंट में लिखा है ताकि आप CBSE एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर हो पाओ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी मीट अगेन, बाय।